सभी को जय हिंद। नवल करियर इंस्टीट्यूट इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं संजय विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोर्ड एक्सपर्ट कोर्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि नवल करियर इंस्टीट्यूट के द्वारा 12th एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बोर्ड एक्सपर्ट नाम से कोर्स लॉन्च किया गया है और उसी कोर्स के रिगार्डिंग हम यहाँ पर लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ फ्री क्लासेस भी आपको डेमो क्लासेस के तौर पे मिल रही हैं। हमने फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर का जो पहला चैप्टर है जल निकास, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है और उस की जो वीडियो की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पादप पोषण के बारे में, प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये जो क्लासेस हैं आपके 12th के एग्ज़ाम को ध्यान में रख के बनाई गई हैं ताकि आप कम समय में और कम शब्दों को लिखकर आप अधिक से अधिक नंबर आप ले सकें। इस प्रकार से इसको बनाया गया है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगें तो आप हमारे मेन कोर्स को भी इनरोल कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो ये हम फ्री क्लास नंबर 3 की बात करने वाले हैं इसमें, और हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पादप पोषण, जिसको हम प्लांट न्यूट्रिशन या प्लांट न्यूट्रिएंट के नाम से भी जानते हैं। आप लोग जानते हैं कि जो आपका लास्ट ईयर का ब्लूप्रिंट था उसमें पादप पोषण जिसको हम प्लांट न्यूट्रिशन बोल रहे हैं, प्लांट न्यूट्रिशन हम जिसको कह रहे हैं, और खाद जिसको मेन्योर के नाम से जान रहे हैं, इसको मिलाया गया है। ये दोनों चैप्टर को मिला के जो है आपका 6 नंबर का यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि 3-3 नंबर के 2 प्रश्न इन दोनों चैप्टर से आने वाले हैं। तो आपके बोर्ड के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके बोर्ड में। हम यहाँ पर बात करेंगे प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में, फिर हम खाद की बात करेंगे, फिर इसके बाद आपका एक चैप्टर होता है वो उर्वरक है और उसको फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। ये फर्टिलाइजर का 4 नंबर का प्रश्न अलग आना है, ये आपका सेपरेट है और ब्लूप्रिंट में इनको ऐड किया गया है। तो यानी कि 3 नंबर का आपका वेटेज है, 3 से 4 नंबर का वेटेज प्लांट न्यूट्रिशन का और 2 से 3 नंबर का मेन्योर्स का है। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं। इस क्लास में प्लांट न्यूट्रिशन की हम बात करेंगे। प्लांट न्यूट्रिशन होता क्या है तो आप सब लोग जानते हैं कि पौधे को स्वस्थ रखने के लिए, प्लांट को अपना जीवन चक्र लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए जो भी तत्वों की आवश्यकता होती है, जो भी एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है, वो सारे पोषक तत्व कहलाते हैं। उन सभी को हम पादप पोषण कह सकते हैं या न्यूट्रिशन या आहार उसको कह सकते हैं। जैसे मनुष्यों को स्वस्थ रहने के लिए, हमको आपको स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए जो हमको संतुलित आहार, बैलेंस्ड राशन जिसको हम कहते हैं, उसकी आवश्यकता होती है कि हमारे दिन भर की जितनी भी डाइट है, सुबह की, दोपहर की, शाम की, उसमें हम कितने पोषक तत्वों को ले रहे हैं और हमारे शरीर के लिए कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता है। तो वो जो एक डाइट प्लान होता है, ऐसे ही पौधे का जो लाइफ साइकिल है, मान के चलिए कोई अनाज वाली फसल है या कोई दाल वाली फसल है या कोई रेशे वाली फसल है या फिर कोई शर्करा शुगर क्रॉप्स हैं, कोई भी एक फसल जो एग्रीकल्चर क्रॉप है, चाहे फसल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो, ये सब फसल की श्रेणी में ही आते हैं। इनको अपनी लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए, अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए एक पोषक तत्व की उचित मात्रा में आवश्यकता होती है। उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन या उसी को बोलते हैं पादप पोषण, या इनको पादप पोषक तत्व भी कहा जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये प्लांट न्यूट्रिशन कह रहा है। अगर हम इसमें लिख दें कि पौधों के लिए आवश्यक जितने पोषक तत्व हैं तो हम इसको बोल देंगे पादप पोषक तत्व। पोषण की जगह हमने पोषक तत्व लिख दिया और इसको फिर हम बोल देंगे प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मतलब कि प्लांट की लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए जितनी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है उसको हम क्या बोलेंगे, पादप पोषक तत्व भी हम कह सकते हैं, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें समझते हैं कि ये जो, चाहे हम पादप पोषण कह रहे हैं चाहे पादप पोषक तत्व कह रहे हैं, तो आप इसमें डेफिनेशन में क्या लिखोगे कि पौधे के जीवन चक्र को पूरा करने के लिए, आवश्यक
तत्व, उनको क्या बोलेंगे, उनको ही हम बोलेंगे पादप पोषण या पादप पोषक तत्व हम उसको बोलेंगे। क्या? टू कंप्लीट द लाइफ, टू कंप्लीट द प्लांट लाइफ साइकिल, प्लांट लाइफ साइकिल, टू कंप्लीट द प्लांट लाइफ साइकिल, एलिमेंट that required या element that required to complete the plant life cycle is known as plant nutrition और plant nutrients, दोनों हम इसको कह सकते हैं। ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें कुछ टर्म्स के बारे में, यानी कि आर्नन और एस्टाउट के बारे में हम बात करें, जो कि परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो पादप पोषण से संबंधित जो पहली बार कॉन्सेप्ट दिया गया था वो आर्नन एवं एस्टाउट के द्वारा दिया गया था, और 1939 में इन्होंने इस पे जो है 3 मुख्य बातें इन्होंने बताई थी। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये 1 से 2 क्लासेस में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, और मेनली इसमें जो आगे क्वेश्चन आते हैं किस प्रकार से बोर्ड में, तो उसको भी हम यहाँ पर समझ लेंगे। पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी, अनिवार्यता की कसौटी, इसको क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी भी कहा जाता है। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, इसको ही बोलते हैं क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। किसके द्वारा दिया गया है? ये आर्नन व स्टाउट वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। स्टाउट कब दिया था? 1939 में। ये ईयर आपको याद रखना है। पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी किसने दी है? तो आर्नन और स्टाउट ने दी है 1939 में। 1939 में इन्होंने पादप पोषक तत्व से रिलेटेड इन्होंने 3 मुख्य बिंदु बताए थे, और उन बिंदुओं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, और उन बिंदुओं को हम समझ लेते हैं। तो इन्होंने पहला जो बिंदु बोला, या अनिवार्यता की कसौटी हम जिसको कह रहे हैं, कुछ इनने मुख्य बातें बताई। तो पहली बात इन्होंने ये बताई कि अगर किसी पौधे में किसी भी एक पोषक तत्व की कमी हो रही है, किसी भी पौधे में, किसी भी प्लांट में अगर पोषक तत्व की कमी हो रही है, तो वो अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा। पहला पॉइंट तो इन्होंने ये बोला कि अगर किसी प्लांट के अंदर पोषक तत्व की कमी हो रही है, अगर किसी पौधे के अंदर किसी भी पोषक तत्व की कमी हो रही है, तो अपना जीवन चक्र, लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब उस पौधे की जीवन चक्र को पूरा करने के लिए जिस पोषक तत्व की कमी हो रही है, वो पोषक तत्व देना उसके लिए आवश्यक है। पहला पॉइंट उन्होंने क्या बताया, आप अपनी भाषा में भी बोर्ड के उसमें लिख सकते हैं, एग्जाम में आपको नंबर नहीं काटा जाएगा, क्योंकि बात तो वही हो रही है। उन्होंने क्या बोला कि अगर किसी पौधे कि जीवन चक्र को पूरा करना है, और जीवन चक्र यानी उसकी जो लाइफ साइकिल है, मतलब जैसे कोई एक फसल हमने बोई, उसका अंकुरण हुआ, कुछ समय बाद उसकी वृद्धि होगी, फिर वानस्पतिक वृद्धि, फिर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, फिर उसके बाद वो पकेगा, उसके बाद वो उसकी हार्वेस्टिंग होगी। तो ये जो पूरा साइकिल है, इसी को हम बोलते हैं जीवन चक्र। मतलब कि पौधे को बीज बोने से लेके काटने तक का जितना भी उसका समय लगता है, जितना भी उसका अलग अलग जो स्टेजेस होती हैं, उनको सबको मिला के हम बोलते हैं पौधे का जीवन चक्र। जब बोया और कब काटा, कितने महीनों में काटा या कितने सालों में काटा, वो फिर उसका जीवन चक्र कहलाता है, वो उसकी लाइफ साइकिल कहलाता है। तो जीवन चक्र या लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए जितने भी पोषक तत्वों की आवश्यकता है, अगर वो पोषक तत्व उसको नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पौधे की जो लाइफ साइकिल है, जो उसका जीवन चक्र है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। इसका मतलब उन पोषक तत्वों की उसके जीवन चक्र को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो पहला पॉइंट उन्होंने ये बोला कि अगर किसी पौधे के अंदर कोई पोषक तत्व की कमी हो रही है, तो उसका जीवन चक्र सुचारू ढंग से पूरा नहीं हो पाएगा। इसका मतलब पोषक तत्वों की आवश्यकता है। कहने का मतलब क्या है कि मान के चलो CRI स्टेज आप सब लोग जानते हैं, गेहूं से संबंधित है, और ये पानी की जो है सबसे क्रांतिक अवस्था में एक मानी जाती है। अगर इस अवस्था में पानी ना मिले तो लगभग 60 से 70% तक फसल में जो है गिरावट आ जाती है। इसका मतलब क्या है कि गेहूं का जीवन चक्र पूरा नहीं होगा। गेहूं का जीवन चक्र तो पूरा होगा, लेकिन अगर इस अवस्था में उसको पानी नहीं मिल रहा है, तो जितना उत्पादन वो फसल देने वाली थी उतना उत्पादन नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जीवन चक्र प्रभावित हुआ, कहीं ना कहीं जो ग्रोथ अवस्था थी, जो ग्रोथ की स्टेज थी, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट उसको हुआ है। आप समझ पा रहे होंगे बात को।
तो जिस भी अवस्था में, जैसे मान के चलिए सबसे ज्यादा फूल वाली अवस्था पे या कल्ले फुटाव वाली अवस्था पर पोषक तत्वों की आवश्यकता हो रही है किसी भी एक फसल को, मेनली अनाज वाली फसल की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन की आवश्यकता ज्यादा होती है। अगर उनको नाइट्रोजन नहीं मिलेगा तो टिलर्स कम निकलेंगे, कल्ले जो है कम निकलेंगे, उसके कारण उत्पादन कहीं ना कहीं गिरेगा। इसका मतलब नाइट्रोजन की जो है पौधे के लिए आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बोला है कि अगर किसी पोषक तत्व की कमी हो रही है, अगर पौधे के अंदर किसी पोषक तत्व की कमी हो रही है, किसी प्लांट न्यूट्रिएंट की अगर डिफिशियंसी हो रही है, अगर किसी पोषक तत्व की कमी हो रही है, प्लांट न्यूट्रिएंट की जो है डिफिशियंसी हो रही है प्लांट के अंदर, और वो ना देके कोई दूसरा पोषक तत्व हम उसको दे रहे हैं, अगर किसी पोषक तत्व के अंदर किसी तत्व की कमी है और वो तत्व ना देके कोई दूसरा तत्व दे रहे हैं, तो उस तत्व से उसकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब पौधे के अंदर अगर नाइट्रोजन की कमी हो रही है तो नाइट्रोजन ही हम पौधे तक पहुंचाएं, तभी नाइट्रोजन की कमी को पूरा किया जा सकता है। इसका मतलब वो तत्व उसके लिए आवश्यक है। अगर फास्फोरस की पौधे के अंदर कमी हो रही है तो फिर हमको फास्फोरस ही देना पड़ेगा, तभी पौधे के अंदर फास्फोरस की कमी को जो है पूरा किया जा सकता है, उसकी कमी को जो है कंप्लीट किया जा सकता है। कहने का मतलब जिस पोषक तत्व की कमी हो रही है उसी पोषक तत्व को देने पर वो अपना जीवन चक्र पूरा करेगा। इसका मतलब वो पोषक तत्व या वो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए, पौधे के लिए आवश्यक है। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, अनिवार्यता की कसौटी पढ़ रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से तत्व के बारे में उन्होंने बातें बताई जो प्लांट के लिए जरूरी है। फिर उन्होंने आर्नन ने और स्टाउट ने 1939 में, ये आपको याद रखना है। पहला पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि पौधे के जीवन चक्र को पूरा करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट या कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, अगर वो पौधे को प्राप्त नहीं होंगे तो वो अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये बोला। दूसरा, जिस पोषक तत्व की कमी हो रही है उसी पोषक तत्व को देने पर उसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। जिस न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो रही है उसी न्यूट्रिएंट को देने पर ही उसकी डिफिशियंसी को जो है फुलफिल किया जा सकता है। तीसरा इन्होंने बोला, इनने तीन ही मुख्य बातें बताई थी। तीसरा पॉइंट इन्होंने बोला है कि जो भी प्लांट न्यूट्रिएंट है जिनको हम अनिवार्य बोल रहे हैं, ठीक है, कि ये पोषक तत्व तो प्लांट के लिए, पौधे के लिए अनिवार्य है, वो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भागीदारी रखेगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटी या हम इसको बोलते हैं चयापचय क्रियाओं में, मेटाबॉलिक एक्टिविटी या उपापचय क्रियाओं में, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण, ट्रांसपायरेशन, रेस्पायरेशन, ये सब उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा पौधे का। उनमें इन पोषक तत्वों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे भागीदारी होती है। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं, अगर हम उनको आवश्यक बोल रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो केवल जीवन चक्र से संबंधित हैं या किसी विशेष क्रिया से संबंधित हैं। पौधे में वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में, वो प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब वो उसके लिए आवश्यक है। जैसे हम ट्रांसपायरेशन की बात कर रहे हैं, बाष्पीकरण की बात कर रहे हैं, बाष्पोत्सर्जन की बात कर रहे हैं, तो स्टोमेटा को बंद करने एवं खोलने का काम करता है पोटेशियम, और पौधे के अंदर जो शर्करा का स्थानांतरण करता है एक जगह से दूसरे जगह या पौधे के सभी भागों में फैलाने का काम करता है शुगर का पोटेशियम। तो पोटेशियम जो कि पौधों के लिए आवश्यक हो गया है एवं अनिवार्य पोषक तत्व के रूप में ये दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ग्रोथ के साथ, यानी कि वृद्धि के साथ साथ, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भी जो न्यूट्रिएंट है वो इन्वॉल्व होता है। आपको यहाँ तक चीजें सारी क्लियर हो गई होंगी। ये तीन बातें आपको अपने हिसाब से लिख लेना है। अगर आपको ये चीजें क्लियर हो गई हों तो हम आगे बढ़ेंगे, और अगर आपको इनमें कुछ डाउट रह गए हैं तो वीडियो को स्किप करके दोबारा से देखिएगा, चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अनिवार्यता की कसौटी से आप क्या समझते हैं, तो उसमें आप क्या लिखेंगे कि अनिवार्यता की कसौटी को सर्वप्रथम आर्नन और स्टाउट वैज्ञानिकों द्वारा सन 1939 में दिया गया था। बाद में इसको रीडिफाइन भी किया था। अकेले आर्नन जो वैज्ञानिक है, आर्नन, इसको रीडिफाइन भी किया है आर्नन नाम के साइंटिस्ट ने 1954 के आसपास इसको फिर से रीडिफाइन किया था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ये जो तीन कॉन्सेप्ट हैं जिसको क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी कह रहे हैं, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब अगर हम पोषक तत्व के वर्गीकरण की बात करें, अगर प्लांट न्यूट्रिएंट के क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे, तो इसको
हमने 3 अलग अलग प्रकार से बांटा है जो आवश्यकता के आधार पर कि पौधों के लिए कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो उसके आधार पर जो है हमने इसको 3 अलग अलग भागों में बांटा है और उन भागों को हम लिख लेते हैं। वो इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए भी और आपके एग्जाम में आता भी है वहां से। एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। अगर हम बात करें कि पौधे के लिए कुल कितनी संख्या में आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या अगर आपसे पूछे, तो आपसे कभी पूछे कि आर्नन और स्टाउट के हिसाब से, आपसे कभी पूछे कि आर्नन और स्टाउट के हिसाब से, आर्नन व स्टाउट के हिसाब से आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है सर, तो आपको बताना है 16। आर्नन और स्टाउट के हिसाब से पौधों के लिए अनिवार्य पोषक तत्वों की संख्या कितनी है, तो 16 हमको देना है। और अगर कुल पूछे, अब वो आपसे एग्जाम में नहीं पूछ रहा है, कुल पोषक तत्वों की संख्या आपसे पूछ रहा है, तो आपको देना है 17, क्योंकि इसमें एक और ऐड हो गया है निकेल इसमें ऐड हो गया है। 1987 में इसको खोजा गया था, लेकिन इसको ऐड किया है 2010 में। 1987 में निकल को खोजा गया था, लेकिन पौधों के लिए ये आवश्यक है, इसको 2010 में जो है पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर वो स्पेशली मेंशन करना है आर्नन और स्टाउट के हिसाब से, तो फिर आपको 16 देना है आंसर, लेकिन आपसे कुल पूछ रहा है तो 17 आपको बताना है। कुल अगर आपसे पूछ रहा है, निकेल ऐड हुआ है बाद में, ये आपको याद रखना है सर। ठीक है, अब अगर हम इसके वर्गीकरण की बात करेंगे, इसके क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे, जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है, तो इसको मुख्यतः 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। पहली जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं संरचनात्मक पोषक तत्व। संरचनात्मक पोषक तत्व, संरचनात्मक पोषक तत्व जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, संरचनात्मक पोषक तत्व। फिर दूसरी इसकी जो कैटेगरी है वो है मुख्य पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व। और तीसरी इसकी जो कैटेगरी है वो है सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व। इसको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो या इसको इंग्लिश में मेजर न्यूट्रिएंट के नाम से भी जानते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट के नाम से भी जानते हैं। मैक्रो या मेजर न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो या मेजर न्यूट्रिएंट, और माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी सूक्ष्म पोषक तत्व, और स्ट्रक्चरल या फिर इसको कहते हैं बेसिक, स्ट्रक्चरल या इसको कहते हैं बेसिक। हमने अभी तक क्या क्या देख लिया? हमने देखा कि जो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट हैं, जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, उसको हमने 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। एक संरचनात्मक पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। अगर हम स्ट्रक्चरल प्लांट न्यूट्रिएंट की बात करेंगे, मतलब ऐसे पोषक तत्व जो पौधे की संरचना बना रहे हैं, पौधे का बेस बना रहे हैं, पौधे का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो फिर उन्हें हम स्ट्रक्चरल प्लांट न्यूट्रिएंट के नाम से जानते हैं। और इनमें मुख्यतः 3 ही आते हैं। एक होता है कार्बन, एक होता है हाइड्रोजन, और एक होता है ऑक्सीजन, जिसे शॉर्ट में CH और O के नाम से जानते हैं। ये जो CHO है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ये पौधे का लगभग 90% से ज्यादा भाग बनाते हैं। यानी कि जो भी पौधा है, वो किसी भी जाति का पौधा हो, अगर हम क्रॉप की बात कर रहे हैं, तो कोई भी प्लांट उसका 90% या उससे ज्यादा जो भाग है वो तीनों से मिलकर बना है, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ये पौधे की संरचना बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसलिए इनको स्ट्रक्चरल प्लांट न्यूट्रिएंट या संरचनात्मक पोषक तत्व कहते हैं। अगर संरचना की भागीदारी की बात करेंगे, तो पौधे का लगभग 45% भाग कार्बन अकेला बनाता है। लगभग 5 से 6% जो भाग होता है
वो हाइड्रोजन बनाता है और लगभग 45% के आसपास जो भाग होता है वो ऑक्सीजन बनाता है। यानी कि कुल मिला के अगर हम बात करेंगे तो 95 से 96% जो भाग है वो अकेला कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना रहा है पौधे का। इसलिए हम इसको स्ट्रक्चरल एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के नाम से जानते हैं या संरचनात्मक पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। इसमें कितने हैं? 3। आपसे पूछेगा स्ट्रक्चरल, जो पौधे का स्ट्रक्चर बना रहा है, संरचनात्मक पोषक तत्व, तो 3 है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और तीनों का कितना कितना परसेंटेज है वो हमने यहाँ पर लिख लिया है और वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मुख्य पोषक तत्व की हम बात करेंगे, बाकी का जो 5% के आसपास है वो इन पोषक तत्वों से पौधे का जो है भाग बना हुआ है। अगर हम बात करेंगे सॉइल में तो 90 से अधिक प्रकार के तत्व मिट्टी के अंदर होते हैं, लेकिन उन 90 में से कुल 17 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है पौधे के लिए। केवल 16 या 17 एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है पौधे की ग्रोथ के लिए, प्लांट की वृद्धि एवं विकास के लिए। अगर आपसे पूछेगा मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो मुख्य पोषक तत्व को आप लिख सकते हो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, शॉर्ट में लिखते हैं NPK, N फॉर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। फिर इसी में और आएंगे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg और सल्फर S, यानी कि NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इनको मिला के क्या बोलते हैं? मुख्य पोषक तत्व। कहने का मतलब क्या कि संरचनात्मक पोषक तत्व ये तो पौधे को जल से या वायु से मिल गए हैं, इनके अलावा इनको किसी भी खाद्य एवं उर्वरक के तौर पे पौधे को नहीं दिया जाता है। लेकिन जो NPK है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है, इनको हम खाद्य के रूप में, उर्वरक के रूप में पौधे को अलग से देते हैं। और आप लोग जानते हैं कि सर्वाधिक मात्रा में खाद्य या उर्वरक के तौर पे पौधे को NPK ही दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा पौधे के लिए जो आवश्यक तत्व हैं, जो आवश्यक प्लांट न्यूट्रिएंट हैं, उनमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटास है। ये आपको याद रखना है। दूसरे नंबर पे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है, ये भी मुख्य पोषक तत्व में आता है, लेकिन सबसे ज्यादा आवश्यकता ऊपर के 3 की है। नीचे के 3 अगर ये मिल गए तो उसके बाद इनको देना है। इसका मतलब क्या है कि जो NPK है इसको प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट के नाम से भी जानते हैं, प्राथमिक पोषक तत्व इनको कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद सबसे ज्यादा आवश्यकता NPK की होती है, इसलिए हम इनको प्राइमरी एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट या प्राथमिक आवश्यक पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। फिर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को हम क्या बोलेंगे? तो मुख्य पोषक तत्व की श्रेणी में ही रहा है, लेकिन इसका क्या दूसरा नाम है? जी, इनको हम द्वितीयक आवश्यक पोषक तत्व के नाम से जानते हैं, यानी कि सेकेंडरी एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के नाम से इनको जानते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे, NPK को लिखेंगे प्राथमिक पोषक तत्व, जो प्राथमिक तौर पर दिए ही जाने हैं। फिर द्वितीयक पोषक तत्व में कौन आएगा? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और ये दोनों किस श्रेणी में आते हैं? मुख्य पोषक तत्व में, यानी कि इनको तो अनिवार्य रूप से पौधे को देना ही देना है, चाहे खाद्य के रूप में दो, चाहे उर्वरक के रूप में दो, ये हमको देना ही देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में आ जाते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट के नाम से जानते हैं। इसमें कुल 8 जो है सूक्ष्म पोषक तत्व आते हैं, जिनको अगर हम लिखेंगे आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, Zn जिसको जिंक बोलते हैं हम, मोलिब्डेनम, निकेल, बोरॉन और क्लोरीन, ये कुल 8 सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में आता है। अगर हम इनकी संख्या गिनेंगे तो आप देखोगे कि 1, 2, 3, तो संरचनात्मक पोषक तत्व में कुल 3 जो है पोषक तत्व आ रहे हैं 17 में से या 16 में से। मेनली 17 याद रखना है, आर्नन और स्टाउट पूछेगा तो 16 हमको याद रखना है। मैक्रो या मेजर एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल 6 जो है मुख्य पोषक तत्व की श्रेणी में आ रहे हैं। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो है वो आपके सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में आ रहे हैं। अगर इनको आप जोड़ेंगे तो आपके टोटल 17 हो जाएंगे। टोटल आपके 3 और 6 9 और 8 17, तो ये 17 जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं वो आपके बोर्ड पर नजर आ रहे हैं, और ये आपको सबको याद रखना है। अगर हम बात करेंगे कार्बन की तो ये वायु से मिल जाता है पौधों को, ये एटमॉस्फेयर से कार्बन उसको मिल जाती है। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो ये जल से मिल जाता है, ऑक्सीजन भी जल से मिल जाता है। मतलब ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है ये लगभग 90% से ज्यादा भाग पौधे का बना रहे हैं, और इनको अलग से नहीं दिया जाता है, ना इनकी कमी होती, क्योंकि इनसे ही पूरा प्लांट का जो है पार्ट बना हुआ है, हिस्सा बना हुआ है।
लेकिन मुख्य पोषक तत्व, नाम ही उनका मुख्य पोषक तत्व या मेजर है या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनको हम बोल रहे हैं, जिसमें एनपीके आता है, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर आता है। सर्वाधिक मात्रा में पौधों के लिए आवश्यक जो पोषक तत्व होता है वो एनपीके यानी कि नत्रजन, फास्फोरस और पोटास होता है। फास्फोरस को स्फुर भी हम कहते हैं, और नत्रजन यानी नाइट्रोजन की बात कर रहा है। ये हमको प्राथमिक तौर पे देना ही देना है। अगर इनको नहीं देंगे तो पौधे की लगभग 40 से 50% उपज जो है कम होने वाली है। इसलिए हम इनको प्राथमिक पोषक तत्व के नाम से भी जानते हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट के नाम से भी जानते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर को हम द्वितीय पोषक तत्व बोलते हैं, सेकेंडरी एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट बोलते हैं, क्योंकि एनपीके के बाद सबसे ज्यादा अगर पौधे को आवश्यकता होती है तो इनकी ही होती है, ठीक है। और सूक्ष्म पोषक तत्व जिनको हम माइक्रो या माइनर एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के नाम से भी जानते हैं, या इनको ट्रेस एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। इनकी पौधे में उतनी ज्यादा भूमिका नहीं है, लेकिन फिर भी कम मात्रा में, न्यूनतम मात्रा में इनकी पौधे के अंदर आवश्यकता होती है। और कई फसलों में तो ये भले ही सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अलग अलग फसलों में अलग अलग प्रकार से, ठीक है। तो यहां पर आप इसको लिख सकते हैं, यहां पर इसको आप लिख सकते हैं कि ये जो हमने मुख्य पोषक तत्व है इसको दो वर्ग में बांटा है, आप इसको लिख सकते हैं और एग्जाम में आता भी है। दो वर्ग में हमने इसको बांटा है, एक है प्राथमिक पोषक तत्व, प्राथमिक पोषक तत्व जिसको हम प्राइमरी न्यूट्रिएंट के नाम से जान रहे हैं, और एक है द्वितीयक पोषक तत्व, एक है द्वितीयक पोषक तत्व जिसको हम सेकेंडरी के नाम से जान रहे हैं, सेकेंडरी के नाम से हम जान रहे हैं। प्राइमरी में आप क्या लिखोगे, प्राइमरी में आप लिखोगे एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इसको हम कहेंगे। फिर उसके बाद सेकेंडरी में आप लिखोगे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, Ca यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। आपको ये पूरे याद हो गए होंगे और एग्जाम में आता है, और ये महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन है न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। अब आगे आपके उसमें पूछता है कि अगर ये पोषक तत्व पौधे के लिए आवश्यक हैं तो कहीं ना कहीं ये कमी जो है पौधे के अंदर पैदा करेंगे, और इनकी अगर पौधे के अंदर कमी होगी तो पौधा जो प्लांट है वो किस प्रकार से अपने कमी के लक्षण प्रकट करेगा, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे और आपके एग्जाम में वो पूछा भी जाता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए दूं कि नाइट्रोजन का पौधे के अंदर क्या भूमिका है, नाइट्रोजन की पौधे के अंदर क्या भूमिका है, यानी कि नाइट्रोजन का प्लांट के अंदर क्या रोल है, क्या फंक्शन है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन की कमी से क्या क्या होता है, नाइट्रोजन की अगर प्लांट के अंदर डिफिशियंसी हो रही है तो क्या क्या समस्याएं प्लांट के अंदर होने वाली है। अगर नाइट्रोजन की पौधे के अंदर अधिकता हो जाए, नाइट्रोजन की पौधे के अंदर अगर अधिकता हो रही है यानी कि नाइट्रोजन की टॉक्सिसिटी हो गई है, टॉक्सिसिटी मतलब जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन अगर हम पौधे को दे रहे हैं तब क्या क्या होगा, तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नाइट्रोजन से भी क्वेश्चन आता है, फास्फोरस से भी आता है, पोटास से भी आता है, और जो इस चैप्टर का एकदम बेसिक है, जो आपको सबको याद रखना है और आपको समझना है कि पादप पोषण प्लांट के लिए क्यों जरूरी है। तो उम्मीद करूंगा ये आपको सारी जो कॉन्सेप्ट है, जो बातें हैं आपको क्लियर हो गई होंगी। और इसमें हमने सबसे पहले पादप पोषण को जाना, जिसको पादप पोषक तत्व के नाम से भी हम जानते हैं, कि पौधे के जीवन चक्र को पूरा करने के लिए जो भी आवश्यक तत्व है, जो भी एसेंशियल एलिमेंट है, जिसके बिना उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इसका मतलब पौधे के लिए वो क्या है, आवश्यक, पौधे के लिए वो आवश्यक है। फिर इसीलिए हम उसको आवश्यक पोषक तत्व कह रहे हैं। आवश्यक मतलब वो तो देना ही देना है उसको, वो तो न्यूट्रिएंट के तौर पे उसको देना ही देना है, ठीक है। फिर हमने आर्नन और स्टाउट के बारे में कुछ बातें देखी कि आर्नन और स्टाउट ने पादप पोषण के बारे में क्या क्या बातें बताई हैं, उसको हमने यहाँ पर समझा। और जो तीन मुख्य बातें हैं, तो तीन मुख्य बातों को हम फिर से जरा समझ लेते हैं। तीन मुख्य बातों में पहली बात बताई कि पौधे को जीवन चक्र पूरा करने के लिए कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर वो तत्व पौधे को नहीं मिल रहे हैं तो पौधे का जीवन चक्र सुचारू ढंग से, या जिस प्रकार से एक जीवन चक्र होना चाहिए वो पूर्ण रूप से पूरा नहीं हो पाएगा, या जीवन चक्र कहीं ना कहीं उसका अधूरा रह जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जिस पोषक तत्व की कमी हो रही है, जिस न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है, उसी ही पोषक तत्व को देने पर उस कमी को पूरा किया जा सकता है, या उस डिफिशियंसी को हम फुलफिल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि जो भी पोषक तत्व पौधे के लिए आवश्यक हम मान रहे हैं, वो पौधे की वृद्धि एवं विकास के साथ उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से वो इन्वॉल्व होता है। मतलब कि जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उनमें इन न्यूट्रिएंट्स की जो है आवश्यकता रहती है और इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। फिर उसके बाद एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट जो पौधों के लिए आवश्यक है, जिनकी संख्या कितनी है, 17। अगर आपसे एग्जाम में मेंशन करके पूछे कि आर्नन और स्टाउट के हिसाब से तो 16 देना है, बाकी आपको 17 ही याद रखना है,
ठीक है। तो जो 17 आवश्यक पोषक तत्व है वो आपके बोर्ड पर है, जिसको हमने अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। पहला हमने संरचनात्मक पोषक तत्व के रूप में बांटा, जिसको स्ट्रक्चरल प्लांट न्यूट्रिएंट कह रहे हैं, जिसमें CHO यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। पौधे का लगभग 45% भाग कार्बन का बना होता है, 5 से 6% भाग हाइड्रोजन का बना होता है और 45% के आसपास ऑक्सीजन से बना होता है। मुख्य पोषक तत्व को भी दो अलग अलग श्रेणी में बांटा है, प्राथमिक में NPK और द्वितीयक में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। अगर सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करेंगे तो आयरन, जिसको लोहा कहते हैं, कॉपर, जिसको तांबा कहते हैं, मैग्नीज को मैग्नीजी कहते हैं, जिंक को जस्ता कहते हैं, मोलिब्डेनम, निकल, बोरॉन और क्लोरीन। कुल मिला के ये 17 आवश्यक पोषक तत्व हैं, जिसको हमने आज के इस लेक्चर में पढ़ा है। उम्मीद करूंगा आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप इस लेक्चर के साथ नोट्स भी बनाते चल रहे होंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।